अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1, नर्सिंग प्रोसेस। इसका हमने 5 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका एक और चैप्टर सेपरेट है जो कि आपकी बुक पे दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये भी बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है। तो आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन वाला। कूजियर की बुक से अगर हम देखें तो अच्छा, इसमें जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ने हैं, डिस्क्राइब द पर्पसेस ऑफ द क्लाइंट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टिंग कौन कौन से हैं, डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये बेसिक इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर करने हैं। पूरा चैप्टर हमने नहीं पढ़ना, ये आपके 4 जो क्वेश्चंस हैं ना, जस्ट हमने यही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आए हुए हैं, तो इसके जो पर्पसेस हैं और जो गाइडलाइंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम अच्छे से करेंगे, बाकी भी हमने सारे इसमें कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंटिंग क्या होती है, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, गाइडलाइंस देखेंगे। ठीक है, और फिर है रिपोर्टिंग, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके क्या आगे सिस्टम्स वगैरह होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 15 आपका कूजियर की बुक से आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डॉक्यूमेंटिंग क्या होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एंट्री ऑन अ क्लाइंट रिकॉर्ड इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटिंग। ठीक है, मतलब जब हमने कोई भी पेशेंट का काम किया, कोई भी प्रोसीजर किया, तो जब हम उसकी उसकी रिकॉर्ड में एंट्री करते हैं, उसकी फाइल में एंट्री करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिकॉर्डिंग। तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये कुछ और टर्म्स हैं जो कि आपने रीड करनी है। इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। रिकॉर्ड क्या है और रिपोर्ट क्या है। ठीक है, रिकॉर्ड क्या है, इट इज़ अ फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ अ क्लाइंट्स केयर एंड कैन बी रिटन और कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, अब रिकॉर्ड क्या होता है, ये बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमने कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की थी पेशेंट को, जो भी हमने उसको इंटरवेंशंस किए हैं, जो भी प्रोसीजर्स किए हैं, वो सारे हमने उसमें राइट डाउन किए होते हैं। ठीक है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने सारी जो केयर है उसको लिखा होता है। अब ये जो है वो दोनों फॉर्म्स में हो सकता है रिकॉर्ड, या तो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या फिर कंप्यूटराइज फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, चार्ट। चार्ट या फिर क्लाइंट रिकॉर्ड। उसके बाद देखें तो सेकंड डेफिनेशन क्या है, रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या है, इट इज अ ओरल, रिटन और कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ठीक है, अब रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली ये भी एक इंफॉर्मेशन की एक टाइप होती है कि जब हमने किसी भी पेशेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन को डिलीवर करनी हो, उसको कन्वे करनी हो, तो वो होती है रिपोर्ट, कि हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब जो रिपोर्टिंग होती है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, या तो हम उसको ओरल बता रहे हैं कि ये इसकी पेशेंट की कंडीशन है। जैसे आपने देखा होगा वार्ड्स में कि जो मॉर्निंग शिफ्ट की होती हैं नर्सिस, वो अपनी उसकी अलग रिपोर्ट बुक बनी होती है। उसके बाद जो इवनिंग शिफ्ट में आती है नर्सिस, वो पूरा उसको बता रही होती हैं कि इस पेशेंट की ये कंडीशन है, यहाँ पे इतने पेशेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन कन्वे करती है ना दूसरी शिफ्ट की नर्सिस को, तो वो होती है रिपोर्टिंग। ठीक है, अब वो जो ओरल फॉर्म में भी हो सकती है या तो फिर वो रिटन फॉर्म में हो सकती है, और कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो ये कुछ टर्म्स आपने याद कर लेनी है। उसके बाद आगे हम देखें तो हमारा जो क्वेश्चन था इसके कंटेंट में, व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, कि इसके क्या पर्पसेस हैं, हम क्यों डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया हुआ है काफ़ी दफ़ा, ये आपने अच्छे से करना है। चाहे तो आप इसका निमोनिक बना के इसको याद कर लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और पहले हम इसको इन लिस्ट करते हैं कि इसके कौन कौन से पर्पसेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के या क्लाइंट रिकॉर्ड के। पहला पर्पस है कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग क्लाइंट केयर। तीसरा पर्पस क्या है, ऑडिटिंग हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, उसके बाद रिसर्च पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं क्लाइंट रिकॉर्ड को, एजुकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, रीइंबर्समेंट के लिए भी, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर को एनालाइज करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब इसको हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्ड होता है क्लाइंट का, वो एक रिटर्न फॉर्म में भी होता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा रिकॉर्ड होता है उसमें पेशेंट की सारी कंडीशन लिखी होती है, उसकी डायग्नोज, उसकी जो भी इंटरवेंशन जारी होती हैं, जो मेडिकेशन जारी होती हैं। ठीक है, तो पूरा एक रिकॉर्ड होता है।
अब इस रिकॉर्ड को देख के जो भी हेल्थ के प्रोफेशनल है ना, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट की कंडीशन के बारे में एक एक जो डॉक्टर है या एक फिजिशियन या कोई भी नर्स जो है उससे दूसरे से कम्युनिकेट करना हो तो वो उसके क्लाइंट को रिकॉर्ड को चेक करेगी, ठीक है। उस रिकॉर्ड के थ्रू वो जो है आगे प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो डिलीवर करेगी, ठीक है, उसकी कंडीशन के बारे में। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है, प्लानिंग क्लाइंट केयर, ठीक है। जैसे अब कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर वगैरह है, उसने उसके जो रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन हुई होती है उसकी बेस पे ही आगे प्लान करना होता है कि इस पेशेंट को जो है ये डायग्नोज इसकी हुई है, ये इसको डिजीज है, तो हमने उसकी बेस पे आगे इसका प्लान बनाना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक पेशेंट का उसने रिकॉर्ड देखा है कि उसको कंसिस्टेंट जो है वो टेम्परेचर उसका हाई है, उसका उसको फीवर रहता है, ठीक है। तो उसने इसको डायग्नोज किया, उसके टेस्ट वगैरह करवाए हैं, टेस्ट करवाने के बाद उसने उसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उसको प्रिस्क्राइब की हैं कि अब इसका ये ट्रीटमेंट चलना है, ठीक है। तो वो अब पूरा प्लान कर रहा है, उसकी केयर को प्लान कर रहा है उसकी डायग्नोज की बेस पे, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड की बेस पे, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं फॉर प्लानिंग क्लाइंट केयर, या फिर जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनाने होते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं इसको, क्लाइंट के रिकॉर्ड को। उसके बाद थर्ड क्या है, ऑडिटिंग हेल्थ एजेंसीज। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ऑडिट क्या होता है, बेसिकली ये होता है रिव्यू करना, ठीक है, क्लाइंट के रिकॉर्ड को रिव्यू करना। अब ये रिव्यू क्यों करते हैं, ताकि हम चेक कर सकें, इंश्योर कर सकें कि जो क्वालिटी केयर है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, ठीक है। हमने क्वालिटी अश्योरेंस के लिए हम यूज करते हैं ऑडिटिंग, ठीक है। बेसिकली हम इसके इसके अंदर क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को, उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी हेल्थ केयर एजेंसी है उसने अपने जो भी पेशेंट्स हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स में जो भी पेशेंट्स एडमिट है उनकी क्वालिटी को चेक करना, उनको रिव्यू करना हो, तब भी हम यूज करते हैं क्लाइंट के रिकॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसर्च पर्पस। अब रिसर्च पर्पस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं कि हम कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पेशेंट ले लेते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना हो कि उस पेशेंट जो है उसको क्या डिजीज थी, उसकी क्या हमने असेसमेंट की, उसकी क्या हमने मेडिकेशंस वगैरह की, ठीक है, जो भी उसकी नर्सिंग इंटरवेंशंस हुई वो सारी हमने उसकी A to Z जो भी डाटा होता है ना वो अपने रिसर्च पर्पज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये भी पर्पज है। देन हमारे पास क्या है, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं कि हम कोई भी क्लाइंट का रिकॉर्ड ले लें, जैसे एक फाइल उठा के हम उसको प्रॉपर रिव्यू करें, उसको जो भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं किसी भी कॉलेज में या स्कूल में, उसमें हम बच्चों को जो है वो उस डिजीज के बारे में पूरा एजुकेट कर सकते हैं उसके क्लाइंट रिकॉर्ड के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या चला, उसकी क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि उसने जो रिस्क फैक्टर्स थे जो कि उसने प्रमोट किया उसकी डिजीज को, ठीक है। फिर हमने क्या इंटरवेंशंस की, क्या नर्सिंग केयर प्लान बनाए उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए भी उससे जो उसका जो पूरा रिकॉर्ड होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, री। अब री बेसिकली होती है फंडिंग, कि हम जो है उसकी क्लाइंट रिकॉर्ड को लेते हैं, उसमें चेक करते हैं कि उसकी कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो हम उसकी जो है ना क्लाइंट रिकॉर्ड को देखते हुए जो भी हेल्थ केयर एजेंसीज हैं उनसे फंडिंग वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकती हैं क्लाइंट रिकॉर्ड को देखते हुए, उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। ये आपको पता है कि जो हमने पहले पढ़ा इसकी डेफिनेशन में, कि जो क्लाइंट का रिकॉर्ड होता है, जो रिपोर्ट होती है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम एविडेंस के बेस पे कोर्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्रॉपर और जो है ना एक्यूरेट वे में डॉक्यूमेंट करना होता है क्लाइंट के सारे रिकॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेल्थ केयर एनालिसिस। अब ये भी वही बात है कि जब हमने किसी भी हेल्थ केयर एजेंसी की जो वहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं, वहाँ पे जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसको हमने चेक करना हो कि वो प्रॉपर यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। उसको प्रॉपर जो है वो फंक्शनल है कि नहीं है, क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ठीक है। जब हमने ये चेक करना हो, उसको एनालाइज करना हो, तब भी हम यूज करते हैं क्लाइंट के रिकॉर्ड को, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सच एज ओवर यूटिलाइज्ड एंड अंडर यूटिलाइज्ड हॉस्पिटल्स डिवाइसेस, ठीक है। अगर हमने चेक करना हो कि जो क्लाइंट के ऊपर डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो अंडर यूटिलाइज तो नहीं है, ओवर यूटिलाइज तो नहीं है, ठीक है, तो हम उसके रिकॉर्ड को चेक करेंगे, ठीक है, कि इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट जो है वो यूज हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसे पर्पसेज हैं जो कि हम देखते हैं कि हमने क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को क्यों यूज करना होता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, गाइडलाइंस हमने कौन कौन सी यूज करनी होती हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन।
अच्छा, पहले हम गाइडलाइंस देखते हैं, उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपका है ये भी मैं आपको करवा दूंगी। इसमें भी कुछ एमसीक्यूज एससीक्यूज आ जाते हैं, ये वैसे आपके कंटेंट में नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम वाला, ठीक है। ये कुछ सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं जो कि हमारे कंटेंट में क्वेश्चन है, गाइडलाइंस, ठीक है। ऐसी कौन सी गाइडलाइंस जो कि हमने फॉलो करनी होती हैं बिफोर और ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है गाइडलाइन क्या है, डेट एंड टाइम, ठीक है। अच्छा, हमने जब भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जब भी हमने क्लाइंट का रिकॉर्ड लिखना है, तो हमने प्रॉपर डेट और टाइम को मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कि हमने एक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर लिया है, उसकी हमने ब्लड प्रेशर लिया, उसकी पल्स लिया, तो हमने उस टाइम को मेंशन करना है, प्रॉपर टाइम को, प्रॉपर डेट को, ठीक है। ये फर्स्ट गाइडलाइन है। उसके बाद क्या है, टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब ये है कि हमने किस किस फ्रीक्वेंसी पे चेक करना है। मतलब कुछ जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि इस पेशेंट की जो है आपने 2 आवरली मॉनिटरिंग करनी है बीपी की, कुछ कहते हैं कि आपने उसकी कंडीशन की बेस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। कि जो क्लाइंट है उसकी क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन की बेस पे जो है उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने चेक करना होता है। हमने उस फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ होते हैं कि हमने उसकी बीएसआर चेक करनी है 2 आवरली, 4 आवरली, 6 आवरली, ठीक है। तो ये हमने इसका खास ख्याल रखना होता है। अब ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैं डॉक्टर जो है वो बता देते हैं कि आपने इसकी 2 आवरली करनी है, 3 आवरली करनी है इसकी मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी। कि हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जो भी लिखना है क्लाइंट के रिकॉर्ड के बारे में, वो मतलब कि ना ऐसे आपने लिखना है कि वो रीडेबल हो, ठीक है। उसकी जो भी नर्स लिख रही है, जो भी डॉक्टर लिख रहा है, उसकी जो राइटिंग है वो प्रॉपर हो, ठीक है। ताकि वो पढ़ने वाले के लिए भी ईजी हो। उसमें जो एरर्स के चांसेस है वो मिनिमम हो, ठीक है। एरर्स के चांस होने नहीं चाहिए उसके अंदर। उसके बाद क्या, परमानेंस। मतलब कि हमने जो भी उसमें पेन यूज करना है, जो भी इंक यूज करनी है, वो प्रॉपर हमने यूज करनी है, डार्क इंक यूज करनी है ताकि वो रीडेबल हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो कि मेडिकली एक्सेप्टेड है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा के बॉक्स बना हुआ है, ये सारी आपने देख लेनी है कि इसमें जो भी हम ये मोस्टली हम यूज करते हैं। जैसे कि अब ये क्या है, एबीडी मतलब एब्डोमन, ठीक है। उसके बाद मेड्स मीन मेडिकेशंस, एमएल मीन मिलीलीटर। तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी है जो कि हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने इस तरह भी नहीं करना कि हमने कोई भी वर्ड लिखने की बजाय हम उसकी जो है ना एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं। तो इससे जो है वो पढ़ने वाले के लिए भी मुश्किल होगा, उसको समझ ना आई तो जो है ना आगे उसमें एरर आ सकते हैं मेडिकेशन में, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सिर्फ एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी ना उसको हमने यूज करना है, ठीक है। जो भी सिंबल्स हैं, जो भी एब्रिविएशंस है, उसको हमने यूज करना है और ओवर यूज भी नहीं करना, ठीक है। हमने प्रॉपर जो है वो वर्ड लिखना होता है ताकि जो भी पढ़ने वाला है, जो भी मेडिकेशन, जैसे अब नर्स ने करनी है, अब डॉक्टर ने कोई एब्रिविएशन लिख दिया उसको समझ ना आए तो वो उसकी मेडिकेशन डोज मिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसका भी खास ख्याल रखना होता है। ये इसकी हमारे पास नेक्स्ट गाइडलाइन थी। उसके बाद क्या है, ये सारा आपने रीड करना है, ये आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव टेबल है। काफी यूज होती हैं सिंबल्स और एब्रिविएशंस हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है, करेक्ट स्पेलिंग। हमने जो भी उसमें वर्डिंग यूज करनी है तो हमने मेक श्योर करना है कि जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ताकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। उसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनके मोस्टली जो है वो स्पेलिंग सिमिलर होते हैं, तो हमने उनको भी डिफ्रेंशिएट प्रॉपर करना है कि उनमें जो भी डिफरेंस आता है वो हमने प्रॉपर मेंशन करना है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है, स्पेलिंग्स को एक्यूरेट लिखना है। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या है कि जिस नर्स ने, जिस डॉक्टर ने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की है तो उसने अपने साथ साथ अपने साइन भी करने हैं, ठीक है। जैसे अब एक नर्स है, उसने एक पेशेंट को मेडिकेशन की है, ठीक है। जैसे कि उसने प्रोवेस लगाया है, उसको टोराडोल लगाया है, तो उसने साथ में साइन करने के बाद नीचे अपनी जो भी डेजिग्नेशन है ना, जैसे अब वो अगर वो स्टूडेंट नर्स है तो उसने अपने वहाँ पे वो लिख देना है। उसके बाद अगर वो चार्ज नर्स है, रजिस्टर्ड नर्स है, जो भी है, तो उसने अपना वो टाइटल के साथ साइन करने हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन होती है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में वही बात है कि हमने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट की लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है, ठीक है। उसकी प्रॉपर नेम के साथ, प्रॉपर एमआर नंबर के साथ, ठीक है। ताकि कोई भी जो है वो एरर ना आए उसकी रीडिंग्स के अंदर। उसके बाद क्या है हमारे पास, सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या है कि जो भी हमने उसके प्रोसीजर्स किए हैं, जो भी इंटरवेंशंस किए हैं, जिस सीक्वेंस के साथ हमने किए हैं ना, वैसे वैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है। जैसे हमने पहले उसका टेम्परेचर लिया, हमने वो मेंशन कर दिया, फिर हमने उसकी पल्स ली, वो हमने मेंशन कर दी, ठीक है। फिर बीपी लिया, हमने वो मेंशन कर दिया, ठीक है। तो हमने जिस तरह से उसके जो जो भी चेक किए होते हैं ना, उसकी वाइटल साइन चेक किए होते हैं, उसी सीक्वेंस के साथ हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है, उसी ऑर्डर को फॉलो करना होता है, ठीक है।
तो इसका भी आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है, अप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है कि हमने उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना, मतलब कि हमने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, नो इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना टाइम होता है ना इतनी स्पेस होती है, तो हमने जो भी उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जस्ट उसी को रिकॉर्ड करना होता है। जो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हमने स्किप कर देना होता है, उसको हमने नहीं लिखना होता, और ये है भी इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या है कि हमने उसकी प्रॉपर सारी जो भी उसकी इंफॉर्मेशन ली है, जो डाटा लिया है, जो भी हमने उसकी प्रोसीजर्स किए हैं वो कंप्लीट लिखने हैं। ठीक है, ताकि जो भी दूसरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको इसको अंडरस्टैंड करना, उसकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करना आसान हो। ठीक है, तो इसमें हमने प्रॉपर जो है वो कंप्लीट फॉर्म में उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। उसके बाद क्या है, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस में क्या है कि हमने टाइम को भी सेव करना है, तो हमने उसकी जो है ना जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो कंसाइज फॉर्म में और क्लियर फॉर्म में करनी है। ठीक है, उसका नेम, उसका एमआर नंबर, ठीक है, उसके बाद ताकि क्लियर हो कि पेशेंट कौन सा है, उसकी क्या क्या इंटरवेंशंस की हैं, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स की हैं और क्या मेडिकेशंस चल रही हैं। तो हमने क्लियर और कंसाइज फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीगल प्रूडेंस। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं, कोर्ट में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें जो है ना जो भी उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी हेल्थ केयर एजेंसी के या हॉस्पिटल के, तो हमने उसको प्रॉपर फॉलो करना होता है। ठीक है, ताकि इसको हम लीगली भी जो है वो प्रोटेक्शन में आ सकें, जो भी नर्सिज हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं वो प्रॉपर फॉर्म में करें। ठीक है, ताकि अपने आप को वो सेव कर सकें लीगली। तो ये कुछ हमारे पास गाइडलाइंस थी जो कि हमने यूज करनी होती है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इसके थे सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम के हम कौन कौन से वे में डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 6 मेंशन किए हुए हैं, ये हम जस्ट इसके यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है इसका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन सिस्टम है जो कि हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट की जो है ना डाटा होता है उसके सोर्स की बेस पे हम डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा पेशेंट की फाइल आप कोई भी ले लें तो उसमें सबसे पहले उसका जो कवर होता है उसमें लिखा होता है उसका नेम, एमआर नंबर, उसका एज, सेक्स, वेट। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया। उसके बाद आगे आए तो हमारे पास होती है मेडिकेशन शीट, अलग होती है जिसके ऊपर पूरी जो उसकी मेडिकेशन है वो डोज के साथ लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद एक अलग होते हैं हमारे पास नर्सिस नोट्स, जिसके ऊपर नर्सिस ने अपने नोट्स लिखने होते हैं। उसके बाद डेली प्रोग्रेस नोट्स होते हैं जिसमें डॉक्टर जो है वो उसकी कंडीशन के बारे में लिख रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास हिस्ट्री शीट्स हैं जिसके ऊपर सारी जो जो भी हिस्ट्री होती है उसकी क्लाइंट की वो लिखता है डॉक्टर। तो हमारे पास क्या होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं, जैसे कि अब सोर्सेज की बेस पे हम इसको ना डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास असेसमेंट डाटा अलग से है, हिस्ट्री डाटा अलग से है, मेडिकेशन अलग से है, ठीक है, नर्सिस के नोट्स अलग से हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, सोर्स की बेस पे सेक्शंस बना देते हैं, सेपरेट सेक्शंस, ताकि जो है ना इसको डॉक्यूमेंटेशन करना आसान हो। ठीक है, तो ये जो इस तरह की फॉर्मेट होता है इसको हम कहते हैं सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड, और ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है क्लाइंट के रिकॉर्ड का। ये आपने एमसी को नोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो बताया हुआ है पूरा फॉर्मेट, जैसे कि पहले होती है एडमिशन शीट। ठीक है, जो उसका कवर पेज होता है उस पर उसका नेम, एमआर नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा होता है। उसके बाद आ जाए तो उसकी इनिशियल असेसमेंट आ जाती है, इसमें इसकी पूरी हिस्ट्री शीट आ जाती है। ठीक है, इसमें सारी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पूरी असेसमेंट करते हैं। उसके बाद उसके वाइटल साइन के जो चार्ट आता है, ग्राफिक रिकॉर्ड इसको हम कहते हैं, उसमें उसका पल्स रेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये आ जाता है। तो इस तरह से एक पूरा सीक्वेंस के साथ जो है ना उसकी हमने डाटा को रिकॉर्ड किया होता है। इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड। ठीक है, और ये मोस्ट कन्वीनियंट और मोस्ट इजी फॉर्म होता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए डाटा को रिकॉर्ड करने का। उसके बाद जो सेकंड सिस्टम है डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम वो है पाई। ठीक है, पाई डॉक्यूमेंटेशन। पाई स्टैंड्स फॉर, पी में पी से क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है, आई से इंटरवेंशंस और ई से इवेल्युएशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट की जो पूरा डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है प्रॉब्लम। ठीक है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको हम एक जगह पे लिखेंगे, उसके बाद जो हमने इंटरवेंशंस की हैं वो एक जगह पे आ जाएंगी, और जो इवेल्युएशन है मतलब जो भी उसकी आउटकम्स आई हैं, ठीक है, हमने चेक किया कि जो भी हमने गोल सेट किए थे वो हमने मीट किए हैं कि नहीं किए, तो वो सारा सेक्शन अलग से होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो पाई डॉक्यूमेंटेशन है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रॉब्लम, इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन। इन तीनों के अंदर जो भी डाटा आएगा वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्म में क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं उसके डाटा की।
थर्ड हमारे पास क्या है, फोकस चार्टिंग। ठीक है, फोकस चार्टिंग ये आपको शो हो रहा होगा, फोकस मतलब इसमें हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, तीन कॉलम्स बने होते हैं। वो कॉलम्स कौन कौन से होते हैं, पहला कॉलम होता है डेट एंड टाइम का। ठीक है, कि हम किस डेट पे या किस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारा फोकस क्या है, ठीक है, एक फोकस का कॉलम हो गया। उसके बाद थर्ड पे क्या है, प्रोग्रेस नोट्स। ठीक है, कि उसकी जो भी प्रोग्रेस आ रही है, जो भी उसकी इफेक्टिवनेस आ रही है इंटरवेंशन की, उसका अलग कॉलम होता है। तो इस तरह से हम तीन कैटेगरीज की फॉर्म में अब उसकी जो है ना क्लाइंट का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, पहला क्या था, सेक्शन डेट और टाइम, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, फोकस हमारा क्या है, पेन के ऊपर, मतलब इसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं क्लाइंट की। उसके बाद क्या है, प्रोग्रेस नोट्स। ठीक है, कि जो भी इसकी प्रोग्रेस आ रही है, जो भी उसकी कंडीशन में जो है ना वो इफेक्टिवनेस आ रही है, उसको हम मेंशन कर देते हैं। अब जो इफेक्टिवनेस आती है, जो प्रोग्रेस नोट्स जो हम बनाते हैं, उसके भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं। उसको आपने याद करना है डार से। ठीक है, DAR। अब ये डार को देखें तो यहाँ पे भी इसका लिखा हुआ है, डी से क्या है, डाटा, ए से है एक्शन और आर से है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इन तीनों को फॉलो करते हुए हमने क्लाइंट के जो प्रोग्रेस नोट्स हैं वो मेंशन करने होते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपने एग्जांपल को रीड करना तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसका सिस्टम चार्टिंग बाय एक्सेप्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि क्लाइंट की ऐसी प्रॉब्लम जो कि एबनॉर्मल है, जो कि एज सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो हमने देखी होती हैं क्लाइंट के अंदर, उसकी कंडीशन के अंदर, वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, एनी एबनॉर्मल फाइंडिंग जो कि हमने उसमें ऑब्जर्व की होती है, उसको रिकॉर्ड की होती है, उसमें हम इसको मेंशन करते हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। अब ये जो है इसके नाम से शो हो रहा है कि इसको हम डॉक्यूमेंटेशन जो हम करते हैं वो रिटन फॉर्म की बजाय इसको हम कंप्यूटर बेस्ड करते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर पूरा डाटा एंटर करते हैं, उसकी जो भी वाइटल साइंस है, जो भी उसकी हिस्ट्री है, जो भी उसकी मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट है, वो सारा हम कंप्यूटर फॉर्म में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स थे जो कि हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये आपने रीड करने हैं। आगे हमने देख लिया इसका, ये जस्ट इसकी आगे है केस मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, केस मैनेजमेंट में ये होता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक पेशेंट की जो एक पूरी केस स्टडी करते हैं। ठीक है, कि उसकी क्या असेसमेंट हमने की, क्या डायग्नोस थी, क्या उसकी प्लानिंग हमने की, क्या इंटरवेंशंस की। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, इसमें मल्टीपल जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं क्लाइंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करने के लिए। और हमने इसमें स्पेसिफिक टाइम सेट किया होता है कि हमने इस टाइम के अंदर अंदर पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, हमने इसके अंदर उसको पेशेंट की जो कंडीशन है उसको बेहतर करना है, तो हम इस मॉडल को यूज करते हैं ताकि हम उसको अच्छी केयर प्रोवाइड कर सके विद इन मिनिमम टाइम। तो ये हमारे पास इसकी है डेफिनेशन, और ये इसका पूरा एक मॉडल है। इसमें हमने मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करना होता है ताकि हम कम टाइम के अंदर पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास थे इसके सिस्टम जो कि हमने पढ़ लिए। आगे नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इस चैप्टर का वो है रिपोर्टिंग। डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ लिया, आगे है रिपोर्टिंग। ठीक है, अब रिपोर्ट का मैंने आपको बता दिया था डेफिनेशन क्या होती है, कि हमने इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट पर्सन के साथ कन्वे करनी होती है, नेक्स्ट ग्रुप के साथ कन्वे करनी होती है। ठीक है, ताकि हम एक इफेक्टिव और कॉस्ट जो है ना इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सकें, पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो यह यहाँ से हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट सॉरी रिपोर्टिंग, ये हमने पढ़ लिया। इसकी डेफिनेशन आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिपोर्ट क्या होती है, वेदर ओरल और रिटर्न। ठीक है, इट शुड बी कंसाइज। ठीक है, इंक्लूडिंग पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट कंसाइज होनी चाहिए, बट नो एक्सट्रेनियस डिटेल। ठीक है, मतलब इसमें हमने क्या करना है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन को लेना है, उसको आगे कन्वे करना है दूसरे पर्सन के साथ। अब ये ओरल फॉर्म में भी हो सकती है और रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमने रीड करने हैं। पहला क्या है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे कि अब शिफ्ट चेंज हुई है, जैसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट थी एक, फिर उसके बाद इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट की नर्सेज हैं वो क्या करती हैं, अपनी जो इवनिंग शिफ्ट की नर्सेज हैं उसको ओवर दे रही होती हैं। ठीक है, उसको रिपोर्टिंग कर रही होती हैं कि यहाँ पे इस रूम में इतने पेशेंट्स थे, इसकी ये कंडीशन थी, इसको ये मेडिकेशन चल रही है। ठीक है, तो उसने क्या करना है, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन करनी होती है दूसरी स्टाफ के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं हैंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नर्स है, एक नर्स दूसरी नर्स के साथ एक पेशेंट की प्रॉपर जो है ना कंप्लीट उस इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, कि उसके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जो भी उसको उसने केयर प्रोवाइड की है, जो भी उसकी मेडिकेशन चल रही होती है, वो सारी उसको आगे इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना होता है। ठीक है, इस टाइप को हम कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हैंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये एक टाइप है रिपोर्टिंग की, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्टिंग, जो कि हम एट द एंड ऑफ शिफ्ट जो है वो नर्सिस कम्युनिकेट करती हैं दूसरी नर्स शिफ्ट के नर्सिस के साथ। ठीक हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे भी इसकी फॉर्म लिखी हुई है, ओरल फॉर्म में भी होती है, रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है,
और या फिर फेस टू फेस एक्सचेंज, ठीक है। ये मोस्ट इफेक्टिव होता है फेस टू फेस एक्सचेंज। मतलब आप रूम में गए हैं, बेड टू बेड आपने ओवर लिया है, एक नर्स जो है वो उस पेशेंट के साथ खड़ी, पेशेंट के सामने ही खड़ी है नर्स, ठीक है। एक नर्स जिसने ओवर देना है, तो वो फेस टू फेस जो है वो उससे कम्युनिकेट कर रही है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिलीवर कर रही है, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है जो कि हमने बेड साइड पे करना होता है, ठीक है। ताकि जो क्लाइंट है वो भी इन्वॉल्व होता है इसमें, फैमिली भी इन्वॉल्व साथ बैठी होती है, वो भी देख रही होती है, सुन रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद क्या है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स हमने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ हमारे पास टूल्स हैं जो कि हमने यूज करने होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब वो क्या क्या है, सबसे पहले हमने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है। जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है वो हमने कम्युनिकेट करनी है दूसरी शिफ्ट की नर्सिस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, जो भी क्वेश्चन उसके हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वो उसे पूछ सकती है पहले वाली शिफ्ट की नर्स से, ठीक है। उसके बाद क्या, मेथड फॉर वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें अब उसने अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है तो वो चेक कर सकती है उसकी फाइल से, ठीक है, रिपीट बैक या उससे दोबारा पूछ सकती है। उसके बाद क्या है, मिनिमल इंटरप्शंस। आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप ओवर ले रहे हो या आप किसी भी जो है ना शिफ्ट रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप उसमें मिनिमल इंटरप्शंस हों, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिव्यू रेलिवेंट क्लाइंट डाटा, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, जो नर्स है वो रिपोर्टिंग ले रही है, जो ओवर ले रही है, उसके पास भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकती है, ठीक है, क्लाइंट की स्टेट के बारे में, उसकी केयर के बारे में। ठीक हो गया। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि फॉलो करनी होती हैं फॉर हैंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारे पास था इसका रिपोर्टिंग का पूरा इसका पार्ट। इसमें आगे लिखा हुआ है, फॉर्म्स लिखी हुई हैं जैसे हमने पढ़ी। एक होती है ओरल फॉर्म, एक होती है रिटन फॉर्म, और इसको हम ना, जो रिपोर्टिंग होती है वो उसकी दो फॉर्म्स और भी होती हैं। एक होती है टेलीफोन रिपोर्ट्स, ठीक है। मतलब हम जो दूसरी नर्स के साथ हमने कम्युनिकेट करना है, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हम टेलीफोन को यूज करके भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो टेलीफोन के थ्रू होगा रिपोर्टिंग उसको हम कहेंगे टेलीफोन रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे, टेलीफोन ऑर्डर्स। मतलब जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो टेलीफोन के थ्रू जो है वो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर रहा है, कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की ऑर्डर्स को हम कहते हैं टेलीफोन ऑर्डर्स, ठीक है। कि जिसमें जो डॉक्टर है या जो प्रिस्क्राइबर है, जो फिजिशियन है, वो क्या कर रहा है, कोई भी थेरेपी या कोई भी ऑर्डर जो है वो दे रहा है तो उसको टेलीफोन को यूज करके दे रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है ना एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं कि कोई चीज उसको समझ ना आई हो, जो ठीक है, जो उसने मेडिकेशन वगैरह उसने बताई है उसको, ठीक है, तो अगली जो पर्सन है उसको समझ ना आई हो, ठीक है। तो उसने क्या करना है कि उस मेडिकेशन को जो है प्रॉपर अगर ना दिया तो उससे मेडिकेशन एरर हो सकते हैं, ठीक है। पेशेंट जो है वो रिस्क पे हो सकता है। तो इस तरह से कम यूज करना टेलीफोन ऑर्डर्स को। कोशिश हमने ये करनी है कि हम फेस टू फेस जो है वो बात करें, जो भी हमने डिलीवर करना है, जो भी हमने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स होती हैं इसकी रिपोर्टिंग की। आगे हमारे पास क्या है, नर्सिंग राउंड्स। ये भी आपने रीड करना है। नर्सिंग राउंड्स में क्या है कि कोई स्पेसिफिक जो नर्सिंग स्टाफ है या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि वार्ड में जा जाके जो है ना वो राउंड कर रहे होते हैं, क्वालिटी केयर को चेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो भी नर्सिंग केयर दी जा रही है उसकी एफिशिएंसी को चेक करती हैं कि हाँ प्रॉपर यहाँ पे केयर दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। क्लाइंट केयर को उन्होंने इवेलुएट करना होता है। तो बेसिकली ये जो राउंड्स करते हैं नर्सिंग स्टाफ वगैरह, ठीक है, ये जो भी सीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है उन्होंने पूरा राउंड करना होता है, पूरी क्वालिटी को चेक करना होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं नर्सिंग राउंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, क्लाइंट रिपोर्टिंग का पूरा एक सेक्शन था। इसमें जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन करनी है अच्छे से, और इसके बाद इसकी जो फॉर्म्स हमने पढ़ी, ओरल, रिटन, टेलीफोनिक, ठीक है, ये आपने रीड करनी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक था वो डॉक्यूमेंटेशन का ही था, उसकी डेफिनेशन, उसके सिस्टम, उसकी गाइडलाइंस और पर्पजेज, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसमें ना एक और क्वेश्चन था कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होता है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो वो हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये भी अब यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन वाले पोर्शन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक इसका, इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, ठीक है। मतलब अगर हमने किसी भी क्लाइंट का जो भी डाटा था वो हमने कंप्यूटर फॉर्म में एंटर कर लिया, ठीक है, तो हमने मेक श्योर करना है कि उसको उसका कोई भी डाटा जो है वो लीक ना हो। तो हमने स्पेसिफिक जो है पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। जब भी हमने उसका डाटा एंटर करना है या आगे साइन ऑफ करना है तो हमने उसका पासवर्ड सेट कर लेना है, ताकि कोई भी है उसको ओपन ना कर सके, कोई भी हेल्थ केयर टीम के अलावा कोई भी पर्सन जो है उसको शेयर ना कर सके किसी दूसरे के साथ। उसके बाद जब भी हमने उसको ऑफ करना है कंप्यूटर को तो हमने लॉग आउट कर देना है, ठीक है, ताकि उसका जो डाटा है वो किसी और के साथ शेयर ना हो जाए।
उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने डू नॉट लीव क्लाइंट इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। ठीक है, हमने उसको डिस्प्ले फॉर्म में नहीं रखना, हमने उसको मिनिमाइज कर देना ताकि कोई और पर्सन जो है उसको रीड ना कर ले, ताकि हमने इसमें उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या है, श्रेड ऑल अननीडेड कंप्यूटर जनरेटेड वर्कशीट्स। ठीक है, कि जो भी उसकी शीट्स वगैरह होती हैं कंप्यूटर जनरेटेड, उसको हमने प्रॉपरली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉपर नेम दे के हमने उसको रख लेना है ताकि हमारे लिए भी उसको सर्च करना आसान हो। उसके बाद जो भी इसकी हेल्थ केयर एजेंसी की या कोई भी हेल्थ केयर सेटिंग की पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स की, उनकी जो एजेंसीज की पॉलिसीज पॉलिसीज होती हैं उसको हमने फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फॉलो, ये वही बात आ गई, फॉलो एजेंसी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने होते हैं। उसके बाद आईटी पर्सोनल मस्ट इंस्टॉल अ फायरवॉल टू प्रोटेक्ट द सर्वर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं सिस्टम जो कि हैक भी हो जाते हैं, उनकी जो क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक हो सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट के पर्सोनल या जो लोग होते हैं उनको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने चाहिए ताकि कोई भी जो है ना वो स्कैम ना कर सके, कोई भी जो है ना वो उसको हैक ना कर सके उसके डाटा को। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हमने फॉलो करनी होती है ताकि उसकी पर्सन की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको हम मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हम देखें तो ये हमने इसके कंटेंट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। आगे इसका एक पोर्शन रह गया क्रिटिकल थिंकिंग का, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर था हमारा नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट यूनिट, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर था इसलिए इस पे ज़्यादा हमारा टाइम लग गया। आगे जो हमारे चैप्टर होंगे वो जस्ट वन वन लेक्चर में हम कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।